हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली या एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। यानी हम एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर को ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या फिनोमेना होगी। यानी यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी और वोल्टेज फ्लो होगा, यानी वोल्टेज डेवलप होगा और करंट और वोल्टेज के बीच में हम लोग यहाँ एनालिसिस करेंगे कि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा और उसके बाद फेजर डायग्राम को भी एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसी सर्किट पे वो E=E0 sin ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इस एसी सोर्स में ये इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस कैपेसिटर्स जिसकी कैपेसिटेंस क्या है C है, इनके प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज डेवलप होगा वो वोल्टेज डिफरेंस V किसके इक्वल होगा, जितना हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे V=E होगा इनके प्लेट्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस। तो अब अगर देखा जाए कि ये जो वोल्टेज है और कैपेसिटर के बीच जो वोल्टेज डेवलप होता है V=Q/C, V=Q/C, C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड Q जो है ये चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q की वैल्यू यानी इसमें कितना चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो कितना चार्ज ये स्टोर कर रहा है Q, इसकी कैपेसिटेंस C है तो डेवलप होने वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा V=Q/C। यानी जब हम EMF सोर्स E=E0 sin ओमेगा टी लगाएंगे तो इसके बीच में वोल्टेज इस EMF के इक्वल डेवलप होगा। तो कंडीशन हमारे पास क्या बन रहेगी, कंडीशन बनेगी V=E। ये कब होगा, ये होगा एट इंस्टेंट t व्हेन Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर V=E। तो एक इंस्टेंट टाइम पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V=E के इक्वल होगा। और देन हम जानते क्या है V=Q/C, तो मैं क्या लिख सकता हूँ Q/C = E की वैल्यू हमें पता है E0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ से चार्ज अगर देखा जाए तो Q=E0 C sin ओमेगा टी, ये हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई है। और इसको ये चार्ज हमारा निकल के आ गया, इतना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब सपोज करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ जो एसी सोर्स है इससे इंस्टेंटेनियस करंट जो निकल रही जो टाइम पे चेंज है ना, यानी ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे इफ इंस्टेंटेनियस करंट I इज क्या होगा dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी पर सेकंड कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं जब इंस्टेंटेनियस करंट I है। तो यहाँ से रिजल्ट में मैं लिख सकता हूँ I=dQ/dt। और हमने चार्ज, इसका हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया है कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, तो करंट कितनी बनेगी, देन I=Q की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, Q की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 E0 C, ये एक वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं E0 C sin ओमेगा टी अपॉन dt। ये एक्चुअली में इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है, चार्ज की वैल्यू में मैं यहाँ पे पुट कर दूँ चार्ज I=dQ/dt और Q की वैल्यू यहाँ पे मैं d/dt, Q की वैल्यू पुट करूँगा Q की वैल्यू है E0 C sin ओमेगा टी। यहाँ पे E0 C कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा। देन I= कितना हो जाएगा, I= हो जाएगा E0 C बाहर आ गया d/dt ऑफ sin ओमेगा टी इक्वल टू लिख सकता हूँ E0 C sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin ओमेगा टी यानी sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, यानी sin ओमेगा टी का cos ओमेगा टी हो जाएगा और फिर से ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E0 C, ओमेगा बाहर ही निकालूँ या चलो कोई बात नहीं, sin ओमेगा टी का हो गया cos ओमेगा टी और ओमेगा टी के बाद फिर मैं इसको लिखूँगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बनेगा। देन I= आ जाएगा I=E0 C इंटू का ओमेगा
कॉस ओमेगा टी। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ई नॉट सी अपॉन का ई नॉट सी, या इसको ऐसे लिखा जाए एक कांस्टेंट टर्म बना के, ई नॉट, ये ई नॉट हो गया, और ओमेगा सी को मैं ऐसे लिख लूँ 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है, आई इक्वल टू हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये बन रही है, ई नॉट अपॉन का 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। लेकिन जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हमें इसको भी साइन के टर्म में बनाना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम साइन के टर्म में बनाते हैं। तो साइन के टर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको मैं उसी टर्म में तोड़ूँ, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन का 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 यानी पाई बाई 2 प्लस का थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये चीज़ यही लिखी हुई है, कॉस ओमेगा टी को मैंने तोड़ दिया साइन के टर्म में, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखें इक्वेशन जो हमारी 2 है, ये इक्वेशन में अगर ये वैल्यू साइन टर्म की वैल्यू 1 हो जाए तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इफ़ मैं लिखूं इफ़ साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी ये टर्म क्या हो 1 हो, तो उस केस में आई किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। देन ए इक्वेशन में आई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन का 1 अपॉन ओमेगा सी। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन का आई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या है, वोल्टेज अपॉन मैक्स पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये एक तरीके का हमारा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स सी बोलते हैं, एक रेजिस्टिव कांस्टेंट है। जैसे कि V अपॉन आई इक्वल टू आर रेजिस्टिव कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, वैसे यहाँ पे ई नॉट आई नॉट क्या है, एक्स सी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोल सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्स सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, एक्स सी, ठीक है। तो एक्स सी क्या है, एक हमारा कांस्टेंट जो निकल के आया 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इक्वेशन 1 में क्या देख रहे हैं हम, इक्वेशन 1 हमारी जो बन गई है, आई इक्वल टू ये वैल्यू आई नॉट बन गई है, वन, ये कांस्टेंट कितना हो गया है, ये मैक्सिमम हो गया, इज इक्वल टू आई नॉट हो गया जब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 2 हमारी हो जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आई है। तो अब ये देखा जाए, और हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि दोनों साइन के टर्म में आ गया है, लेकिन जो हमारी करंट की इक्वेशन है उसमें करंट क्या है, लीड कर रही है, पाई बाई 2 एंगल लीड कर रही है। यानी करंट क्या है, लीड कर रही है जब हम कैपेसिटर ऐड किए हैं, और जब हमने इंडक्टर ऐड किया था तो हमारी करंट क्या थी, लैग कर रही थी, यानी पाई बाई 2 एंगल पीछे चल रही थी। तो यहाँ पे अगर इसके फेजर डायग्राम को एनालिसिस किया जाए इन दोनों इक्वेशन से, तो देखिए कैसे बनेगा। इसको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे फेजर डायग्राम में हम दिखाएंगे कि हमारी वोल्टेज जो है, वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये जाके ये साइन वेव बना रही है। तो सेकंड अगर हम देखें तो हमारी करंट यहाँ से, करंट हमारी आगे चल रही है पाई बाई 2, तो ये 0 हो गया, ये हो गया पाई बाई 2। तो इसकी इक्वेशन कुछ यहाँ से आएगी, ये ओमेगा टी है, ये पाई बाई 2, ये 0 से है पाई
यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई टी, ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा इसके लिए। तो ये हमारी ये वोल्टेज है, यानी ये ईएमएफ है ई, और ये हमारी करंट है। करंट क्या है, आगे है पाई बाई 2। इस तरह ये डायग्राम बनेगा। और इसका हम फेज़र डायग्राम एक्सेस पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक्सेस पे फेज़र डायग्राम को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे एक्स एक्सेस है और यहाँ पे वाई एक्सेस है। ये एक्स, वाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आई है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा 2 प्लस पाई बाई 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी है, यानी कि ये जो हमारी ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरो कितने एंगल पे है, ये ओमेगा टी पे है। ये है ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब ई नॉट से पाई बाई 2 एंगल आगे है, करंट तो पॉजिटिव एंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री मैं ड्रॉ करूँगा जी। तो ये जो है ये पाई बाई 2 फेज़ हो गया 90 डिग्री, या पाई बाई 2। तो ये हमारी क्या होगी, करंट हो गई। और आपको मैं बता चुका हूँ कि ई नॉट आई नॉट, ई नॉट का वाई एक्सेस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा आपकी, या ये लाइन आप सपोज कर लो, तो सब मिट गया, एक मिनट। ठीक, जी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी, ये ई नॉट है इंस्टेंटेनियस। हाँ, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू की जो वाई एक्सेस पे प्रोजेक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करेगा, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू ये है। और करंट की इक्वेशन, इसका करंट का प्रोजेक्शन ये बनेगा यहाँ पे वाई एक्सेस पे, ये तो ये करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम ऐसे इसके फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया है एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो ये डीसी, ये हमारी जो इक्वेशन आ रही है एसी के लिए आ रही है, ठीक है, एसी के लिए आ रही है। अगर हम डीसी सोर्स में देखें तो डीसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, यानी 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। तो एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैपेसिटर को किसी एसी सोर्स के, डीसी सोर्स के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें इनफाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो डीसी सर्किट में एफ़ की वैल्यू 0 होने से एक्सी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है। कैपेसिटर विल बी ब्लॉक डीसी को ब्लॉक करता है। ये एक्सी क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एक्सी की जो यूनिट होगी एसआई यूनिट वो ओम ही होगी, OHM ओम होगी, ठीक है। इसमें और कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ कि अगर नोट में देखा जाए तो क्या बातें निकल के आ रही हैं। हमने तीनों तरीके के सर्किट पढ़ लिए हैं। आर कैन जो रेजिस्टेंस होता है ये रिड्यूस AC एज वेल एज DC, दोनों को रिड्यूस करता है। आर कैन रिड्यूस AC एज वेल एज
DC एज वेल एज DC। ये AC और DC दोनों को रिड्यूस करता है। और अगर देखा जाए L है तो L कैन नॉट रिड्यूस DC, L कैन नॉट रिड्यूस DC, इट कैन रिड्यूस ओनली AC। ये क्या करता है, इट कैन रिड्यूस ओनली AC, इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था XL इक्वल टू ओमेगा L, तो DC के लिए क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, F 0 हो जाएगा, तो XL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई भी यहाँ पे रिड्यूसेस नहीं करेगा जब हम इंडक्टर को किस में जोड़ देंगे, DC सोर्स के साथ जोड़ देंगे। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर हमने एनालिसिस कर लिया है। कैपेसिटर C जो होता है ये ब्लॉक करता है, ब्लॉक DC, बट अलाउज, किसको अलाउ करेगा, वेट अलाउज AC, ये AC में ही वर्क करता है, टू पास थ्रू। तो AC DC में लगाएंगे, कैपेसिटर को DC में लगाएंगे तो कुछ जब तक वो चार्ज होगा तब को आपको एक शॉर्ट करंट मिलेगी, उसके बाद जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट ब्लॉक हो जाएगी, यानी करंट नहीं मिलेगी, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और करंट को अलाउ नहीं कर पाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है व्हेन कैपेसिटर यूज्ड इन AC सर्किट या AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम LCR सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।